नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 2 अगस्त का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए हमारा याला आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बताते हैं यूपीएससी और ईपीएफओ का हमारे कंप्लीट पेड ग्रुप और सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696060608 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। देखिए, हमारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आपका इंस्टाग्राम भी है, ठीक, जिस पे स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके आप लोग सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ओनली करंट अफेयर है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, और ओनली यूपीएससी लिखेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। ये सारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर सारे जो हैं चैनल वो फ्री हैं। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग डेटा रोज देते हैं, ठीक, जो कि एग्ज़ाम को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स और मेंस में, यानी कि आपका एमसीक्यू टाइप्स या फिर जो है सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हैं ये वाले। क्रीमी लेयर ओबीसी से संबंधित अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, नेशनलाइजेशन, ठीक, नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल, इससे आपको समझ में आ गया होगा राष्ट्रीयकरण क्या मतलब क्या है, ठीक, क्या हो रहा है यहाँ पर। अगला जो टॉपिक है कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ठीक, वुमेन एम्पावरमेंट कौन सी, जो फार्मर है वीमेन। और चौथा टॉपिक है हमारा स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम, ठीक, स्ट्रेटजिक जो है सामरिक पेट्रोलियम भंडार, ठीक, कार्यक्रम। अगला टॉपिक है बायोटेक प्राइड। बायोटेक प्राइड कैसे संबंधित, सारी चीज़ें देखेंगे विस्तार से। देखिए, जीएस पेपर 2 का है, ये पॉलिटी का जो है सब्जेक्ट है, टॉपिक है, क्रीमी लेयर ओबीसी संबंधित। अभी क्या हुआ है कि क्रीमी लेयर का जो आया था प्रावधान वो आया था आपका इंदिरा सोहाने वाले केस में। देखिए, सबसे पहले आया मंडल कमीशन, ठीक, सेकंड जो है ये सेकंड आपकी बैकवर्ड से संबंधित जो है ये कमेटी थी, इसने रिपोर्ट दी और इसको मंडल कमीशन बोलते हैं। मंडल जी इसके चेयरमैन थे। उस रिपोर्ट को इन्होंने लागू किया भारत सरकार ने 90 में करीबन, ठीक, और 90 के खिलाफ इस कि मतलब ये जो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की बात करता है 27% इसको लागू किया सरकार ने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि केस चला गया इंदिरा सोहाने नाम से, ठीक, इंदिरा सोहाने वाले नाम से केस चला गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल सही है, 27% तक जो दिया गया है मंडल कमीशन के अंतर्गत ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रिजर्वेशन आपका शैक्षिक और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाले जो है जो सार्वजनिक रोजगार है उसमें जो दिया गया है रिजर्वेशन वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सोहाने वाले केस में कहा कि भैया क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है आपका ओबीसी में। क्रीमी लेयर क्या होता है कि मान लीजिए कई लोग ओबीसी में जो है जो आरक्षण तो उनको दिया गया लेकिन कई लोग संपन्न भी हो चुके हैं, तो मतलब एक तरीके से इस रिजर्वेशन से एक्सक्लूजन यानी कि हटने का भी प्रावधान को ही क्रीमी लेयर कह सकते हो। क्यों? क्योंकि जो लोग क्रीमी लेयर में आ गए ओबीसी होने के बावजूद भी, ठीक, उनको जो है नहीं मिलेगा रिजर्वेशन का फ़ायदा, तो इसलिए इसको क्रीमी लेयर बोला जाता था। अच्छा, अब इस क्रीमी लेयर को जो बात कही गई थी वो ये था कि हर 3 साल में इसको रिवाइज़ किया जाएगा। अब इसमें रिवाइज़ ज़्यादातर क्या किया जाता है, जो इनकम होती है टोटल, ठीक, उसको रिवाइज़ कर दिया जाता है। लेकिन अभी क्या हो गया है कि 3 साल से रिवाइज़ नहीं हुआ, इसलिए जो है ये न्यूज़ आ रही है, ठीक, क्योंकि पेंडिंग है अभी रिवीजन ओबीसी में। क्रीमी लेयर कौन होता है, समय समय पे जो है चेंज हो सकता है ना। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है आपका कि ओबीसी का रिजर्वेशन है 27% तक कोटा आपका आता है इसमें, और इसमें यही है कि क्रीमी लेयर जो है उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा रिजर्वेशन का। जो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था मंडल कमीशन, उसने रिपोर्ट अपनी सिफारिश से दी 13 अगस्त 1990 को, जिसमें 27% रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। जो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक, सामाजिक तौर से और शैक्षिक जो है रूप से बैकवर्ड जो पिछड़ी जो जनसंख्या है वर्ग हैं उनके लिए ये बात बोली गई थी 27%, ठीक, कहाँ पर, सिविल पोस्ट में, ना कि डिफेंस पोस्ट में। ध्यान रखना, ये इसलिए सर्विस मतलब इसलिए बता रहा हूँ एम्फेसिस करके, क्योंकि मान लो अगर आपने इसको मैंने यहाँ नहीं बताया, वहाँ पे उसने डिफेंस लिख दिया तो आप कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं होना है बस,
क्योंकि आप बिल्कुल जो है जिन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए उसको मैं यहाँ पे बताता चलता हूँ। सिविल पोस्ट और सर्विसेज के लिए था, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे जो है भरी जानी थी। अब इसको जो है चैलेंज कर दिया गया इंदिरा सुहाने केस में। 27% को तो सुप्रीम कोर्ट ने सही मान लिया, लेकिन इसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लिया है। और क्रीमी लेयर जो है क्या कभी रिवाइज किया गया है, संशोधित किया गया? तो बिल्कुल किया गया है। 1993 में जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है उन्होंने इसको लेके आए थे, और उसके बाद फिर ये 14 अक्टूबर 2004 में इसको जो है क्लैरिफाई किया गया था। इनकम इसकी जो है साल दर साल कुछ बढ़ाई गई है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है DOPT, उसने बोला है कि आपका 3 साल, हर 3 साल में रिवाइज किया जाएगा। 8 सितंबर 1993 को 1 लाख रुपये पर ईयर था, ठीक। ये 9 मार्च 2004 में ये 2.5 लाख रुपए हो गया, 2008 में 4.5 लाख रुपए हो गया, 2017-13 में जो है 6 लाख रुपए और 2017 में 8 लाख रुपए हो गए। लेकिन अभी 3 साल ज़्यादा हो चुके हैं, कोई रिवीजन ना हुआ है, तो रिवीजन करना पड़ेगा। संशोधन के बारे में सरकार का क्या प्रस्ताव है कि भैया अमेंडमेंट या फिर कुछ करना चाहते हो रिवीजन? तो सुप्रीम कोर्ट जो आपका मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वाला, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, उसने एक मैसेज जो है फॉरवर्ड किया है NCBC को, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है बताइए कमेंट करके, ठीक। तो ये जो है आपका, इसको एक ड्राफ्ट कैबिनेट नोट दिया है सोशल जस्टिस मंत्रालय ने NCBC को, कि जो है आपका क्रीमी लेयर को डिटरमाइन करें कि इनकम के तौर पे, और ऑल इनकम, जितनी भी इनकम कहीं से भी, उसको सब कुछ जोड़ के बताया जाए। और साथ ही साथ इसमें एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड नहीं होगी, ध्यान रख लेना, ठीक। और वो भी इनकम जोड़ो जिस पे जो है इनकम टैक्स जो है आप लोग देते हो, कैलकुलेट करते हो। तो इन सब सिफारिशों के साथ में एक कमेटी जो थी जिसने सिफारिशें करी, वो थी BP शर्मा कमेटी, ठीक है, सेक्रेटरी थे। इनको रिव्यू करना था कि किस तरीके से DOPT के इंस्ट्रक्शन का जो है फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कार्यान्वित है कि नहीं है। जो कमेटी है BP सिन्हा वाली की, ये आपकी बनी थी जून 2012 में, और लोकसभा जो है दिसंबर 21 2011 में जो है मोशन इसके लिए आया था। 18 मेंबर्स के आज भी हैं इस कमेटी के, जैसे BP शर्मा की वाली जो कमेटी थी। और अभी इसके राजेश वर्मा BJP के जो हैं, ये इसके आपके अध्यक्ष हैं। 18 मेंबर हैं, जिसमें से 18 मेंबर लोकसभा से हैं और 8 मेंबर राज्यसभा से हैं, ठीक। तो ये वाली चीज़ ध्यान रखना। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल। अब देखो, ज़्यादातर जो सामान्य बीमा व्यवसाय हैं इसमें राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। गवर्नमेंट अपना जो इसको क्या बोल रहा है, आपका स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी बोल रहा है, ठीक। यानी कि सामरिक रूप से जो है आपका विनिवेश हो सके, ठीक, विनिवेश हो सके। स्ट्रेटजिक विनिवेश कब होता है? जब 51% से कम सरकार की होल्डिंग हो जाती है, शेयर होल्डिंग हो जाती है, तब बोलते हैं, ठीक। डिसइन्वेस्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा सरकार फ़ायदे भी हैं, पैसे भी मिलते हैं। साथ ही साथ प्राइवेट प्लेयर्स आ जाते हैं, तो प्राइवेट प्लेयर्स जो है बढ़िया प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। मैनेजमेंट जो है काफ़ी बढ़िया हो जाता है, स्टेट ऑफ द आर्ट जो है इसमें आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं विनिवेश करने की, ठीक है। और इसी तर्ज पे क्या हुआ है कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस जो है हमारे, उसका राष्ट्रीयकरण करने की बात कही गई, तो अब अमेंडमेंट लाया जा रहा है, ठीक। किसी एक्ट में ही तो लाएंगे अमेंडमेंट। वो एक्ट था आपका 1972 का, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। इसमें अब अमेंडमेंट लाया गया है। प्रावधान क्या है? प्रमुख प्रावधान, जिसमें एक आ गया है कि अगर केंद्र की होल्डिंग जो है किसी जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में, वो 51% शेयर से कम होती है, ठीक, हो भी सकती है, ऐसा बोल रहे हैं इसमें, ठीक। सेंटर जो है होल्ड करेगा एटलीस्ट 51% ऑफ इक्विटी इन एन इंश्योरर। ये वाला जो प्रावधान था इसको हटा दिया गया है, ठीक। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़ है कि एक और प्रोविज़न है इसमें 1972 एक्ट में, जो कि अब अप्लाई नहीं होगा इंश्योरेंस पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बात है उसका कंट्रोल नहीं रहता है किसी इंश्योरेंस बिजनेस पे। समझ में आ रही बात? तो पहले वाले में कह रहा है कि 51% रहना ही रहना चाहिए था, ये वाली जो प्रोविज़न थी वो ख़त्म कर दी। दूसरे में ये कह रहा है कि अगर कोई 1972 एक्ट के अंतर्गत कोई प्रोविज़न है जो ये इंश्योर करता है और जो है इंश्योरेंस के ऊपर, कि सेंट्रल अगर मान लो 51% उसका कंट्रोल नहीं रहा किसी इंश्योरेंस के ऊपर, तो फिर जो है आपका जो ये 1972 एक्ट के जो भी प्रोविजंस है वो सब कुछ भी नहीं लगेंगे इंश्योरेंस के ऊपर, ठीक। बिल ये भी बताता है कि ऑल्सो मेक्स ए डायरेक्टर जो है हु इज़ नॉट होल टाइम डायरेक्टर, जो पूरे समय के लिए डायरेक्टर नहीं है, उसको उस डायरेक्टर को जो है उसका दायित्व हो जाएगा कि जो भी उसके एक्शन हैं, ठीक, ऑफ ओमिशन एंड कमीशन,
मतलब कहीं भी कुछ जो है लापरवाही या फिर कमीशन कुछ ले रहा है, तो उसके जो भी एक्ट हैं, जो होल टाइम डायरेक्टर नहीं है उस डायरेक्टर को जो है विद हिज नॉलेज और कॉन्निवेंस बाय इंश्योरर, तो भैया जो भी ये जो होल टाइम डायरेक्टर नहीं था, जो भी इसके एक्ट होंगे, जो भी इसने कार्य किया होगा, सिर्फ उसी के लिए ही जो है इसको दंडित किया जाएगा, ठीक। और वही उसी के लिए जिम्मेदार भी होगा, ये कहा जा रहा है, ठीक। और जिसके ज़रिए जो है ये आपका नॉलेज कॉन्निवेंस करते हैं, मिली भगत करते हैं। सिग्निफिकेंस देखिए यही है कि अच्छा इको पारिस्थितिकी तंत्र मिल जाएगा इन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ को, और इसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बढ़ेगी, ज़्यादा पैसा आएगा और चेंज हो जाएगा जब ये, तो कॉमन पीपल के पास ज़्यादा इंश्योरेंस के ऑप्शंस भी होंगे, ये कही जा रही बात। और ताकि जो है उससे वो नए नए एवेन्यूज़ जो है ओपन हो पाएंगे कस्टमर्स के लिए, इंश्योरर्स के लिए। और साथ ही साथ जो है उपरोक्त विधेयक से संबंधित आलोचनाएं क्या है, एक तो यही है कि भैया टोटल प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, संपूर्ण जो है निजीकरण होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरा है कि इसमें जो भी बताया गया है उसका टाइम नहीं बताया गया है, काफ़ी कठिन सी लैंग्वेज है, वेग है, यानी कि कुछ भी लिख दे रहे हैं, और जो है ओरिजिनल एक्ट के साथ में कहीं पे भी इसका मेल भाव हो नहीं रहा है, ठीक। और ये कह रहा है कि विद दिस गवर्नमेंट विल ऑल्सो लूज मनी बाय डिविडेंड। हाँ, ये भी बात है भाई, गवर्नमेंट के स्टेक्स पहले 51% थे एटलीस्ट, अब इससे कम हो रहे हैं, तो हर शेयर के कम होने की वजह से क्या है, डिविडेंड जो लाभांश मिलता तो वो भी तो कम हो जाएगा ना, जितने शेयर उन्होंने बेच दिए। तो ये भी एक इसका लॉस है, क्रिटिसिज्म है, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जीएस पेपर 1 के विमेन से भी हो सकता है संबंधित है, साथ ही साथ जो है जीएस पेपर 3 के एग्रीकल्चर से भी हो सकता है, ठीक। ये वाला है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। इसमें क्या हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर की स्कीम है, इसमें कम से कम 30% जो भी व्यय होता है एग्रीकल्चर स्कीम में वो सब वीमेन के ऊपर लगना चाहिए, ताकि उनको मुख्यधारा एग्रीकल्चर में लाया जा सके। यही है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ठीक। इसके बारे में जाएँ तो 2011 में चालू हुआ था, ये एक सब कंपोनेंट है आपका दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ठीक। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना से संबंधित, और ये इम्प्रूव करना चाहता है जो प्रेजेंट स्टेटस, मतलब अभी जो स्थिति है महिलाओं की एग्रीकल्चर में देश में, उसको जो है सुधार लाना चाहता है उसमें, और ताकि और उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी सशक्त बनाना चाहता है, ठीक। अगला जो है कि फोकस जो है वो MKSP का जो है आपका महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का यही है कि भैया जो स्मॉल होल्डर्स हैं उनको ये बताया जाए कि उनकी क्षमता इतनी बढ़ाई जाए कि भैया वो जो भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रेजिलिएंट एग्रो इकोलॉजी है, मतलब भैया क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से पेड़ पौधे कैसे क्या निकलने चाहिए, उसमें जो है महिलाएं का क्या रोल हो सकता है, उसको जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी हम क्रॉप करें वो स्टेबल होनी चाहिए, ठीक। चाहे जितनी भी टेम्परेचर जो बढ़ जाए तब भी वो रेजिलिएंट रहे, ठीक, ज़्यादा लचीली ना हो, ठीक। उसको ज़्यादा मतलब उसमें फेरबदल ना हो, जो भी जैसा भी है वो स्थायी रूप से बना रहे। तो इसी के लिए जो है ये क्षमता बढ़ाने के लिए स्मॉल होल्डर्स और मेनली जो वीमेन है उनके लिए लाई गई स्कीम। और इसमें यही है कि कई सारे जो स्किल्ड यानी कुशल युक्त जो कम्युनिटी है, सामुदायिक प्रोफेशनल भी बनेंगे। इस प्रोग्राम को जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है आपका दीनदयाल उपाध्याय योजना जो है NRLM के अंतर्गत, आजीविका मिशन भी इसको पहले बोलते थे, ठीक। और ये स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और कई सारे इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स के साथ में हैं कंट्री में। और एजेंसी जो है ये एक्सपेक्ट करती है टू सपोर्ट एंड नर्चर स्केलेबल लाइवलीहुड मॉडल। जो भी ऐसे आजीविका वाले जो है मॉडल्स हैं महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत जो है उनको सपोर्ट और एक्सपेक्ट किया जाएगा कि उनको बढ़ाया जाए। देखिए यहाँ पे जो उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण का वो यही है कि भैया जो एग्रीकल्चरल है उसको सस्टेनेबल बनाओ। कैसे बना सकते हो, कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कराओ, नॉन पेस्टिसाइड मैनेजमेंट कराओ, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कराओ। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होता है, ज़्यादातर ऑर्गेनिक से संबंधित है, और पेस्टिसाइड मत डालो, ऑर्गेनिक ये भी हो गया। पशु सखी, इसमें क्या होता है, ये मॉडल है फॉर डोर स्टेप, आपके दरवाजे पे आके एनिमल केयर, जैसे होता है आपके मान लीजिए भैंस वैस है और वो उसको कोई दिक्कत हो रही है तो आपके पशु सखी के अंतर्गत, मॉडल के अंतर्गत आपके घर ही आके जो है इलाज हो जाएगा, ठीक, इलाज किया जाएगा। सस्टेनेबल रीजनरेशन और हार्वेस्टिंग ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है 2 अगस्त का दिल्ली UPSC मेन GS आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस का, वो है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें पूछा गया है कि क्रीमी लेयर क्या होता है भारत में और क्या इसकी ज़रूरत है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें पैन इंडिया लेवल पे।
ठीक, क्या इसे अखिल भारतीय स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है? ध्यान से सुनना और उसके बाद लिखना। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व। अब देखो, स्ट्रेटजिक मतलब सामरिक, पेट्रोलियम और रिजर्व भंडार है, पेट्रोल का है, क्रूड ऑयल का है। ठीक, क्रूड ऑयल का है और उसमें भी जो है स्ट्रेटजिक वर्ड जोड़ा गया है, यानी कि जब तेल हमारे पास नहीं होगा, हमें कहीं से नहीं मिल रहा होगा, मान लीजिए तेल हम लोग लेते हैं इराक, ईरान और इन सब से, जो है सऊदी से, और वहाँ पे कुछ जो है मान लीजिए वॉर हो गया तो ऑयल मिलने में दिक्कत आएगी, तब हम ये वाला जो स्ट्रेटजिक जो सामरिक महत्व है पेट्रोलियम तेल के भंडार बनाने का, वो यही है कि तब हमारे पास हो, हम किसी ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, तब तक फिर सुलटाने की कोशिश करें। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। और इसमें अभी ये कहा जा रहा है कि 2 नए कमर्शियल कम स्ट्रेटजिक फैसिलिटी को बनाने की बात कही जा रही है फेज़ 2 में, SPR प्रोग्राम के अंतर्गत। फेज़ 2 जो है पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम जो है वो ये है कि इसमें गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है जुलाई 2021 को कि 2 और बनाओ स्टोरेज फैसिलिटी। ठीक, और ये जो 2 बनेंगे वो चांदी खोल में बनेगा 4 MMT का, ठीक, और पदूर में बनेगा 2.5 MMT का। ये PPP मोड पे होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी साझेदारी। ठीक, अगला क्या है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दे दिया गया है कि जो स्टोरेज फैसिलिटी और ये सब फाइनलाइज हो गया है। अमाउंट जो है 210 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं बजट 2020-21 में। और इसमें फेज़ 2 जो है इसमें क्या है कि भूमि अधिग्रहण करना है और सेम डिस्पर्स टू द इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। इसको ध्यान में रखना है, इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ये तरीके का आपका जो है वो है SPV है, यानी कि स्पेशल व्हीकल पर्पस व्हीकल है, जो कि सारे काम धाम ये सब निपटाएगा। ठीक, जो भी स्ट्रेटजिक जो है ये पेट्रोलियम रिजर्व बनने, फेज़ 1 में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसके SPV जो है आपका इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के अंतर्गत पेट्रोलियम स्टोरेज इन्होंने बनाए थे 5.33 मिलियन मैट्रिक टन का। 3 लोकेशन थी उस समय भी, विशाखापट्टनम, मैंगलुरु और पादुर, जिसमें फिर से बात हो रही है। एंड एट ऑल स्टोरेज फैसिलिटीज़ दैट हैव बीन फिल्ड विथ क्रूड ऑयल, जहाँ पे भी स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं सब पे जहाँ पे क्रूड ऑयल को भरा जाता है, ये चीज़ है। ठीक, क्रूड ऑयल से आप ऑयल बनाते हो, कैरोसिन हो, सॉरी पेट्रोल हो गया आपका, जो है डीजल हो गया, सारी चीज़ें। ठीक, और भी बाई प्रोडक्ट कई सारे होते हैं। पेट्रोलियम रिजर्व जो है ये एस्टेब्लिश किया गया था फेज़ 1 में, स्ट्रेटजिकली नेचर है, क्रूड ऑयल स्टोर्ड होता है रिजर्व में, और ऑयल शॉर्टेज होने पे इसका जो है उपयोग किया जाता है। आपका स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे क्रूड ऑयल हमारे पास रखा जा रहा है, ताकि ऑयल रिलेटेड कोई क्राइसिस हो तो हम उसको नेचुरल क्राइसिस को रोकने में, समझने में और उसको से छुटकारा पाने में मदद मिले। पेट्रोलियम जो रिजर्व्स हैं, भंडार हैं, ये स्ट्रेटजिक होते हैं नेचर में। क्रूड ऑयल जो है इसमें स्टोर होता है आपका रिजर्व में, और ऑयल शॉर्टेज अगर हो जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इधर उधर भीख ना मांगना पड़े, तो उसके लिए है 1990 जो है गल्फ इंडिया वॉर अनगल्फ्ड था, मतलब खाड़ी युद्ध चल रहा था वेस्ट एशिया में, तो उसकी वजह से इंडिया में कई सारे जो है मेजर एनर्जी क्राइसिस हो गए थे, और ऑयल रिजर्व जो है एडुकेट हो गया था 3 दिन के लिए, सिर्फ 3 दिन का ही हमारे पास जो है ऑयल बचा हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन आगे ना बढ़े, हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको भी कोई आहत ना हो, तो इसके लिए चालू किया गया। वाजपेयी गवर्नमेंट 1998 में ये वाला जो है स्कीम चालू करी गई थी। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बायोटेक प्राइड। अब देखो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज, PMO, ये सारे जितने ज़्यादा लोग हैं, सबसे ज़्यादा देखो जितेंद्र सिंह जी का नाम यहाँ पे आ रहा है। इन्होंने कहा है कि रिलीज़ किया है किसको, बायोटेक प्राइड। ठीक, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज, मतलब कि आपका जो है प्रमोशन करना है, संवर्धन करना है अनुसंधान और नवाचार का डेटा एक्सचेंज करके। अब इसमें गाइडलाइन एक दी जाएगी, इसके अंतर्गत जो है आपका काम होगा, और इस गाइडलाइन को बनाने का काम किसका था, DBT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। पूरी चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बायोटेक प्राइड जो गाइडलाइन है ये इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, जो कि हमारा ये है रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसके पास गए थे ये लोग। अब मतलब ये चीज़ है कि इसमें इंडियन बायोलॉजिकल जो डेटा सेंटर है, ठीक, रीजनल सेंटर बायोटेक्नोलॉजी का, और इसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो आता है ये इसको कार्यान्वित करेगा। बायोटेक प्राइड जो है ये आपका गाइडलाइन देगा, जिसका उद्देश्य ये होगा कि किस तरीके से ऐसा फ्रेमवर्क दिया जाए, ऐसा इनको जो है प्रेरित किया जाए, ऐसा इनको जो है फैसिलिटेट किया जाए कि ये खुद से शेयरिंग करें। जो भी बायोलॉजिकल नॉलेज आई है, इंफॉर्मेशन का डेटा जो है शेयर करो,
हाई थ्रूपुट, काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम भी हो सकता है डेटा। ये गाइडलाइन जो है किसी जनरेशन, जो बायोलॉजिकल डेटा का जनरेशन है उससे नहीं डील करता है कि भैया ऐसे करोगे वैसे करोगे, वो सब कुछ नहीं। यहाँ पे डील करता है ये किस तरीके से शेयर करना है तुमको। आपके पास डेटा आ गया, आपने जैसे निकाला, ये सब आपकी जिम्मेदारी। जनरेशन जैसे भी किया, आपकी जिम्मेदारी, आपने किया, आप इसको शेयर करें। अगर आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और नॉलेज जो जनरेट होगी लॉ के हिसाब से, जो भी लॉ हमारे हैं, रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस के हिसाब से, उसके आप जो है मतलब रूबरू हो जाएंगे। ये सारी बात है। जो गाइडलाइन है वो क्या मदद करेंगी भैया कि किस तरीके से मैक्सिमम यूज़ कर सकें हम इस डेटा का, कोई डुप्लीकेशन ना हो, ठीक। क्योंकि डेटा मान लीजिए किसी एक ए ने बी ने मान लीजिए 5-5 नाम का कोई डेटा निकाला दोनों ने, तो हम उसको जो है एक ही को ले लो जब सेम है तो। और मैक्सिमम एकीकरण ज़्यादा करना है, स्वामित्व भी देना है, और डिसीजन मेकिंग और इक्विटी ऑफ एक्सेस भी बढ़ेगा। इन गाइडलाइन के जरिए देखा जाए तो डेटा पब्लिकली जो है शेयर किया जाएगा, और आपका कोई भी डेटा ऑफ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम और आफ्टर डेटा जनरेशन जब भी बना, फिर डेटा को जो है पब्लिकली रखा जाएगा, मतलब ठीक ठाक समय में, और फिर जो है इस डेटा को यूज़ किया जाएगा, ठीक। अच्छे से अच्छे जो है नए नए आइडियाज़ बढ़िया जो है वो लेके आएंगे। तो कुल मिला के बात वही है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, उसका जो है एक दूसरे के साथ में डेटा जो है साझा करो, ठीक। हार्मोनाइज करो, सिंक्रोनाइज करो, एनकरेज करो डेटा शेयरिंग के लिए, रिसर्च एनालिसिस के लिए, और जो है फॉस्टर प्रोग्रेस बाय बिल्डिंग अ प्रीवियस वर्क। ये जो गाइडलाइंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा मददगार हो सकती हैं डुप्लीकेशन वे और जो एक्सपेंडिचर फालतू का वे हो जाता है उन सबको निपटने के लिए। तो चलिए इसी के साथ में हम लोग आ गए हैं अपने फेवरेट सेक्शन जिसका नाम है कौन बनेगा IAS PCS, ठीक। इसमें हम लोग कैसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए देखते हैं। देखिए पहला है इंडिया और इंडोनेशिया कॉर्पेट, इससे संबंधित जो है अभी ये इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग होती है, ठीक। आपका समन्वित गश्त होती है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास में, हर दो मतलब साल में 2 बार, 2002 से। क्या स्टेटमेंट सही है गलत बताइए, ट्रू पूछा गया है। और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है इस उद्देश्य से कि जो वाइटल पार्ट है इंडियन ओशियन रीजन का, जैसे भारत हो गया, ये इधर अरेबियन सी हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, तो ये जो पूरा जो इंडियन ऑयल है ना, इंडियन ओशियन है सॉरी, तो इसमें इसको जो ऑर्गेनाइज्ड वे में रखें, ये काफ़ी वाइटल पार्ट है इंडियन ओशियन का रिजीम का। और यहाँ पे जो है कमर्शियल शिपिंग, इंटरनेशनल ट्रेड और ये सब चलता रहता है, मैरीटाइम एक्टिविटीज़, तो इसको सेव करना जरूरी है। इसका अभी जो है 30th एडिशन जो है लॉन्च हुआ था, 30वां जो है संस्करण जो है आयोजित किया गया था 30 जुलाई से 31 जुलाई तक। तो यही एक चीज़ बस यहाँ पे गलत है, 30 नहीं है 36वां है, इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा सही टारगेट आपका, ठीक। इसमें मतलब सही ऑप्शन होगा। 36वां एडिशन जो है वो इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटर पेट्रोल से संबंधित है। ये हमारी इंडिया और इंडोनेशिया की एक तरीके की मिलिट्री एक्सरसाइज समझ सकते हो आप। इंडियन नेवल शिप सरयू ने इसमें पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से, जो है नेवल श्री शिप KRI बुंगतामो, ये इसने जो है पार्टिसिपेट किया था। अगला जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन के लिए वो है आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय जो है बैठक, आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल जो है आपकी बैठक के संबंधित है। इसमें ट्रू पूछा गया है। अभी तीसरा आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल हुआ था जो कि जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था आइसलैंड, जापान और कई सारे जो है वर्चुअली जिनको जापान से होस्ट किया गया था, ठीक। पहली 2 मीटिंग जो है इसमें ASM1 ASM2 जो है ये USA 2016 और जर्मनी 2018 में आया था, ठीक। क्या है आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल, इसकी बात हो रही है। इसके बाद क्या है कि जो मीटिंग है वो इस तरीके से डिज़ाइन करी जाएगी कि अपॉर्चुनिटी मिले सभी होल्डर्स को, कि उनको जो है अंडरस्टैंडिंग समझ बने और फिर उनके आर्कटिक रीजन में एम्फेसिस करके मॉनिटर कर सकें, स्ट्रेंथन कर सकें, ऑब्जर्वेशन कर सकें, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे स्टेटमेंट ही सही हैं। इन्फॉर्मेशन अगर लोगे रिगार्डिंग इंडियन पार्टिसिपेशन 3rd आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल में, तो वॉज रिसेंटली गिवन, पार्लियामेंट ने तो भैया दे दी है परमिशन बाय द गवर्नमेंट, इट वॉज हेल्ड इन मई 2021, ठीक। तो ये है आपका आर्कटिक क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल पोल पे है, नॉर्थ पोल के आसपास। बेरिंग सी हो गया आपका, रशिया और USA को अलग करता है। अलास्का जो है USA ने खरीदा था रशिया से, ठीक। और ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग को आज का हमारा सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइए, जरूर तोड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है शेयर और सब्सक्राइब करके जुड़िए। आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ UPSC और EPFO के हमारे पेड ग्रुप कंप्लीट वाले चल रहे हैं,
ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोगों को 8564880530 9696066089 पे कॉल करना होगा। तो चलिए अभी अलविदा लेते हैं आप लोगों से, कल सुबह फिर मिलेंगे 10 बजे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।